हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का ये चलता हुआ लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 3 कर चुके हैं हम लोग। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या देखा था कि कैसे हमारा जो है फोर्स और इनर्शिया कैसे हमारा इफेक्टेड और लीनियर मोमेंटम के बारे में हमने कुछ देखा था। तो इसी जोश के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पेन, बुक और कॉपी सामने निकाल लीजिए, तब हम लेक्चर पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, चलिए। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 में वो पढ़ेंगे। तो आज का जो पहली हेडिंग आप लोग डालिए, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। हेडिंग डालिएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये आज की हमारी पहली हेडिंग है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ब्लॉक है, हमारा ये क्या है, ब्लॉक है। इस ब्लॉक पे जब मैंने फोर्स F लगाया तो इस ब्लॉक ने अपना एक्सेलरेशन किया a, ठीक है। और इसी ब्लॉक पे जब मैंने फोर्स लगाया 2F तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट हुआ 2 टाइम्स a, और बॉडी का मास मान लेते हैं m है। क्लियर है? जब इस बॉडी पे मैंने फोर्स F लगाया तो इस बॉडी एक्सेलरेट हुई a, और इसी बॉडी पे जब मैंने फोर्स लगाया 2F तो बॉडी एक्सेलरेट हुई एक्सेलरेशन का 2 टाइम्स। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन a का। फोर्स जो है, जितना ज़्यादा फोर्स होगा बॉडी उतनी जल्दी यानी उतना तेज चलेगी, यानी उतना तेज एक्सेलरेट होगा, उसकी वेलोसिटी में उतना ही ज़्यादा चेंज होगा। यहाँ बॉडी का मास कांस्टेंट है तो यहाँ एक लॉ आया F = m × a, जिसको आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे। फोर्स = होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इस बॉडी का क्या कांस्टेंट है? मास कांस्टेंट है। इस बॉडी का क्या कांस्टेंट है? मास कांस्टेंट है। तो इस बॉडी का हमने देखा मास तो कांस्टेंट है, मतलब कि F = ma आप तभी लिख सकते हैं जब आपकी बॉडी का मास कांस्टेंट हो। तो दिस फॉर्मूला only valid for constant mass। ये F = ma आप तभी लिखेंगे जब आपकी बॉडी का मास कांस्टेंट हो। हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे बॉडी का एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है तो F = ma होता है, और यही आपको बताता है न्यूटन सेकेंड लॉ। F = ma जो है यही है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब हमारा ये सवाल उठता है कि एक्चुअल में हमारा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कैसे डिफाइंड है। थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं। हाँ, वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए अब यहाँ पे ज़रा देखिए क्या है। हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे देखिए F है हमारा, F = दिया है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है?
ये जो F है, क्या इसको लिख सकते हैं m, और इस एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई t। इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है क्योंकि एक्सेलरेशन हम जानते हैं v माइनस u बाई टी होता है। तो यहाँ F इजिकल टू हो जाएगा m और ये हो जाएगा v माइनस यम u और डिवाइडेड बाई t। कोई दिक्कत? m का v में मल्टीप्लाई किया m भी मिला, माइनस m का मल्टीप्लाई u के साथ m और नीचे टाइम था डिवाइड कर दिया। क्या यही हमारा ऊपर वाला ये p फाइनल है और ये p इनिशियल है और ये डिवाइडेड बाई t है। pf जो है ये हमारा है फाइनल मोमेंटम और ये जो चीज़ है pi ये हमारा है इनिशियल मोमेंटम। क्या है? इनिशियल मोमेंटम है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी किसी चीज़ को किसी चीज़ में से फाइनल में से जब इनिशियल को माइनस करते हैं तो ये हमें चेंज को बताता है। क्या बताता है? चेंज। तो यहाँ से लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई T। ये है हमारा एक्चुअल में न्यूटन सेकेंड लॉ। इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ये क्या है? हमारा एक्सटर्नल फोर्स। तो किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उसके बॉडी का एक्सेलरेशन में चेंज होता है। तो जब एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है तो बॉडी की वेलोसिटी में भी चेंज हुआ होगा। बॉडी की वेलोसिटी में चेंज हुआ होगा, कहाँ से कहाँ? u से गया होगा v, उसकी वेलोसिटी में चेंज क्या होगी? u से v। तो वेलोसिटी में चेंज क्या होता है? v माइनस u और नीचे आपका एक्सेलरेशन के लिए t लग जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू अगर न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से देखें हम, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमें ये समझाता है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर आप किसी बॉडी के ऊपर अप्लाइड कर रहे हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, दैट्स डिफाइंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ को यहाँ लिख देते हैं। क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसी भी बॉडी के ऊपर जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो रेट फोर्स अप्लाइड इन बॉडी इज डायरेक्टली लिख लीजिएगा यहाँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट के बाद यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए कैसे लिखिएगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ हमें यह बताता है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसको जब हटाएंगे कांस्टेंट के साइन को
तो यहाँ पे डायरेक्टली हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है k, जिसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं लिखते हैं। इतना नोट कर लीजिए पहले, तब आगे चलते हैं। नोट करिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, आगे चले। ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है, ठीक है, कि किसी भी बॉडी के ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, वो एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। क्लियर है? तो ये हमारा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है। अब हेडिंग डालिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगली हेडिंग डाल दीजिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वीडियो को पॉज करके लिख लिया करिएगा, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ ए मोशन। मोशन का, न्यूटन्स के मोशन का जो है तीसरा लॉ है, रूल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लिख दीजिएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको जरा समझते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से कोई बॉडी है। क्लियर है? अब जरा देखिए, इसको हटाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब क्या होता है कि कहीं से एक ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर फोर्स लगाता है, एक्शन फोर्स जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? एक्शन फोर्स। किसी बॉडी ने, ये हमारी मान लेते हैं बॉडी नंबर 1 ले लेते हैं, और ये हमारा बॉडी नंबर 2। अब देखिए क्या हुआ कि ये बॉडी नंबर 1 ने इस बॉडी नंबर 2 पे फोर्स लगाया, कितना? FA, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्शन फोर्स। मतलब इस बॉडी ने उस पे एक्शन फोर्स लगाया, तो इस बॉडी ने पलट के उतना ही फोर्स लगाया इस पे F, जिसको बोलेंगे FR। और ये जो FR है हमारा, ये होता है हमारा रिएक्शन फोर्स। क्या होता है? रिएक्शन फोर्स। हम ये पार्टिकल जो है इस वाले पे फोर्स लगाया FA, जिसको हम बोलेंगे एक्शन फोर्स, और पलट के इस बॉडी ने उतने ही अमाउंट पे फोर्स लगाया, रिएक्शन फोर्स। क्लियर है? इस यहाँ से आपने पहला केस क्या समझा कि एक फोर्स एक्शन कर रहा है, दूसरा फोर्स रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ is also known as action reaction। is also known as action reaction। न्यूटन्स के थर्ड लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्शन और रिएक्शन। अब दूसरा कंडीशन क्या है, जरा देखिए कि FA जो रिएक्शन फोर्स था हमारा, एक्शन फोर्स था, वो ब्लॉक के ऊपर ऐसे एक्शन किया, पलट के इस ब्लॉक ने उतने ही फोर्स में दिया इसको। मतलब एक पार्टिकल ने ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया FA, पलट के उस फोर्स ने उतने ही फोर्स से इसको लगाया फोर्स। नहीं समझ में आ रहा है? इस पार्टिकल ने इसके ऊपर फोर्स लगाया FA, इतना ही फोर्स पार्टिकल ने इस पे लगाया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाया।
मतलब कि जो एक्शन फोर्स है ये बराबर है हमारा रिएक्शन फोर्स का। जितना एक्शन उतना रिएक्शन, बट एक्शन फोर्स इज इक्वल टू माइनस एफ आर। हमने क्या आपको बताया कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, जिस फोर्स से उसने लगाया उतना ही फोर्स उसने उस पर लगाया, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था। और जबकि वेक्टर आपका एक फोर्स आपका वेक्टर है तो डायरेक्शन ये बता रहा है कि ये वाला फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन निगेटिव साइन बता रहा है आपको उस फोर्स के लगने वाले का डायरेक्शन, कि दोनों फोर्स एक दूसरे को लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसमें कोई डाउट नहीं। अब जरा देखिए, तो इसका मतलब हुआ कि एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स क्या लिखे, एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन अ बॉडी will be having same magnitude। एक्शन रिएक्शन पेयर जो है किसी भी बॉडी पे जब लगते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तीसरा शर्त क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर acts on a different body। एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन अ डिफरेंट बॉडी। इसका मतलब समझिए क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्ट बॉडी पे लग रहे हैं। इस पार्टिकल ने इस वाली बॉडी पे एक्शन फोर्स लगाया Fa, तो इसने एक्शन किया। इस वाली बॉडी ने पलट के इस पार्टिकल पे फोर्स लगाया जिसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन लगा इस हमारे ये जो मार्कर है, एक्शन हमारा लगा इस मार्कर पे, लेकिन रिएक्शन फोर्स लगा हमारे इस पार्टिकल पे। तो क्या ये मार्कर और पार्टिकल दो अलग अलग बॉडी नहीं हो गई? तो एक्शन और रिएक्शन पेयर जो है आपके अलग अलग बॉडी पे लगता है। चौथा शर्त क्या है, नीचे दिख रहा है, नीचे लिख सकते हैं, हाँ चलिए। यहाँ पे चौथा केस क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर acts on a body, action reaction pair acts on a body, pairs on a body simultaneously का मतलब होता है एक साथ। क्या होता है इसका मतलब? एक साथ। मतलब क्या हुआ कि एक्शन रिएक्शन पेयर एक साथ एराइज होते हैं एट द सेम इंस्टेंट, लिख सकते हैं इसको, एट द सेम इंस्टेंट। इसका मतलब यह है कि एक्शन रिएक्शन पेयर जो हमारे हैं वो एक साथ ही लाई करते हैं। मतलब जब आप एक्शन करेंगे जिस समय, उसी समय एट द इंस्टेंट आपको उसका रिएक्शन मिलेगा।
ये नहीं कि 5 घंटे 6 घंटे बाद, नहीं, जिस टाइम पे आपने इस बॉडी पे एक्शन किया उसी टाइम आपको पलट के उसका रिएक्शन मिलेगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर जो है साइमल्टेनियसली आपका एक्ट होते हैं। ठीक है, 5वां हो जाएगा यहाँ, एक बार चेक कर लें, हो जाएगा। देखिए, तो जो हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर आर इन सेम नेचर, एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर। दिखा है, नीचे वाली चीज दिख रही है, हाँ, एडजस्ट हो जाएगा। एक्शन रिएक्शन पेयर जो है हमारा, ये सेम नेचर के होते हैं। किसके नेचर के होते हैं? सेम नेचर। अब थोड़ा सा सेम नेचर का मतलब समझ लीजिए क्या है। एक्शन रिएक्शन सेम नेचर का मतलब क्या है? देखिए क्या है, अगर आप ये जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है कोई, अगर इस ऑब्जेक्ट को आप पुल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? खींचेंगे इस तरीके से। मतलब अगर आपका एक्शन फोर्स पुलिंग का है, खींचने का है, तो आपका रिएक्शन फोर्स भी होगा पुलिंग का ही। मतलब अगर आप ब्लॉक को खींच रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जो इस पे फोर्स लगेगा वो भी खींचने वाला ही होगा, या पुश करेंगे तो भी पुशिंग वाला होगा। मतलब दोनों का नेचर सेम होगा। अगर आपका एक्शन पुलिंग का है या पुशिंग का, तो रिएक्शन भी आपका पुलिंग या पुशिंग का ही होगा। जो एक्शन का जो नेचर होगा वही रिएक्शन का भी नेचर होगा। अगर उसका पुशिंग का नेचर है तो पुशिंग का होगा, पुलिंग का होगा तो पुलिंग का ही रिएक्शन होगा। तो एक्शन और रिएक्शन सेम नेचर के होते हैं। पुलिंग चाहे पुशिंग, तो पुलिंग भी पुश करेगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है? क्लियर है? समझ में आया? तो ये जो हमारा है न्यूटन्स का थर्ड लॉ, और एक था हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हमने बताया था लॉज ऑफ इनर्शिया, जिसको बोलते हैं कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर कोई बॉडी आपका मोशन कर रही है तो वो बॉडी आपको कैसी नज़र आएगी? मोशन करते हुए ही नज़र आएगी। जब तक उस बॉडी पे आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते वो बॉडी आपका मूव नहीं करेगी। तो मोशन के लिए आपका एक्सटर्नल फोर्स ज़रूरी है, रेस्ट में लाने के लिए भी एक्सटर्नल फोर्स ज़रूरत है। यही कहता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। और न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ही को मैंने कहा था लॉ ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, सिर्फ प्रॉपर्टी है जो किसी चीज़ का अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करती है। और न्यूटन्स का सेकेंड लॉ मैंने बताया आपको कि ये जो होता है कि जैसे किसी भी बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाया तो उस बॉडी को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स डायरेक्टली उसका। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है एक्शन रिएक्शन पेयर। आपने एक्शन किया, जिस फोर्स के साथ आपने एक्शन किया उसी फोर्स के साथ रिएक्शन, बट डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। दूसरा मैंने बताया आपको कि एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन और डिफरेंट बॉडी। एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा अलग अलग बॉडी पे एक्ट होता है। इस वाली बॉडी पे अगर आपका एक्शन है तो उसी का रिएक्शन आपको मिलेगा। और एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन ए बॉडी साइमल्टेनियसली, एक साथ। अगर जिस समय इस बॉडी पे आपका एक्शन फोर्स होगा, एट द सेम इंस्टेंट आपका रिएक्शन होगा। क्या होगा? रिएक्शन होगा। और एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर, ये एक ही नेचर के होते हैं। अगर पुलिंग का है एक्शन तो पुलिंग का भी रिएक्शन होगा, पुशिंग का अगर एक्शन है तो पुशिंग का भी रिएक्शन होगा।
बात कुछ समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो आपसे लेते हैं हम विदा। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम्स। ठीक है, टाटा बाय बाय, चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।